प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त समाअत की ख्वाहिश के बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि फॉरेन फंडिंग केस पर गैर ज़रूरी और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिका अशखास और इदारे मौजूद होते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब एक GIT का है, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। इलेक्शन कमीशन दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा और इदारा यकीन दिलाता है कि बगैर किसी खौफ के या दबाव के मेरिट पर फैसला करेगा। अब एक तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपोजिशन के लिए फॉरेन फंडिंग केस को पानामा 2 समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत वज़ीर आज़म का फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है। अपोजिशन ये समझती है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसके साथ साथ ब्रॉडशीट का जो मामला है, ये भी हुकूमत के गले पड़ चुका है। ब्रॉडशीट के मामले पर आज कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में शिबली फराज की मुखालिफत पर चेयरमैन नैब को तलब करने के फैसले को तब्दील किया गया। अब एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन एहतसाब के नाम पर एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। अवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा करने के लिए हुकूमत ने बिजली के फ़ी यूनिट में ₹1.95 का इजाफा करने का आज ऐलान किया है। आज वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने असद उमर और ताबिश गौहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बिजली की मद में लाजमी अदायगी का कर्जा हमारे लिए छोड़ा, जो 227 अरब रुपए था। बिजली इस्तेमाल की जाए या ना की जाए, बिजली के कारखानों को 2023 तक 1455 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। ये वो बारूदी सुरंग है जो मुस्लिम लीग नून ने कसदन बदनीयती के साथ ऐसे मुआहदे किए। उमर अयूब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने गलत कारखाने लगाए जिसमें दरामदी फ्यूल इस्तेमाल होता है। अगर एक साल के दौरान के आदाद शुमार देख लें तो ₹2.18 इजाफा होना चाहिए था, जबकि हम बिजली के फ़ी यूनिट में ₹1.95 का इजाफा करने जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन ये बताते हैं कि मुल्क में महंगाई का मसला हो, बिजली का ब्रेकडाउन हो, गवर्नेंस का बहरान हो, फिर करप्शन के स्कैंडल्स हो, हत्ता कि लाहौर की सफाई का मसला हो, PTI की हुकूमत इन तमाम मसाइल की ज़िम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डालकर ख़ुद को बरी ज़िम्मा समझती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा ऐसे ही माजी की हुकूमतों पर डालती रहेगी? क्यों हुकूमत अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है? क्यों PTI के दौरे हुकूमत में पुलिस गर्दी रुकने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही है? पुलिस के हाथों हमने देखा इस्लामाबाद में उसामा सत्ती का कत्ल हुआ और अब उसके बाद फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने नाके पर ना रुकने वाली गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। अब सवाल ये है कि इस नौजवान की हलाकत का जिम्मेदार कौन है? क्यों पंजाब में पुलिस गर्दी के जो वाक़यात हैं ये पहले भी हमने देखे, आज एक और वाक़या सामने आया। क्यों ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं रोका जा सकता ऐसे वाक़यात को? क्या हुकूमत पुलिस गर्दी के इन वाक़यात की ज़िम्मेदारी भी माजी की हुकूमत पर डालकर बरी ज़िम्मा हो जाएगी? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, अब अपोजिशन को तो आगे ही मौका चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोलने का, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करने का, सड़कों पर निकलने का, और फिर ऐसे हालात में जब हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसले होंगे बिजली महंगी करने के, आज भी ₹1.95 का जो है ना वो इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में, तो क्यों आप ऑपोजिशन की तहरीक को एक फ्यूल दे रहे हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं, फिर ऊपर से ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार ये हैं, माजी की हुकूमतों के जिम्मेदार हैं? लेकिन ये भी सब जानते हैं, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कर लें, माहिर माशियात यही समझ रहे हैं कि IMF का प्रेशर है, IMF के साथ हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये फैसले करने पड़ रहे हैं महंगाई के। शाजिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपको ये ज़हन में रखना है कि हम भी अवाम हैं और अवाम में से हैं,
और अवाम की तकलीफ और मुश्किलात को जानते हैं और उसके अजाले के लिए पुरज़म है। और वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम को हर वो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ, वो सब्सिडी की शक्ल में हो या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हो, वो देने में मसरूफ़ अमल है। अब आपने बात की कि ये क्यों हुआ। देखिए, पहली तो आपको इस हकीकत की तरफ जाना है कि हम IMF प्रोग्राम में गए क्यों, IMF प्रोग्राम हमें पाकिस्तान में क्यों लाना पड़ा, और वो कौन से लोग थे, अफराद थे, शख्सियात थी, हुकूमतें थी जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को इस नहज पे ले गए कि पाकिस्तान बैंक दिवालिया होने को पहुंच गया और आपकी मैशत जो है वो तबाह हाल हुई और एक इस तरह का चैलेंज बन गया कि आपको मजबूरन IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। अब जब आप IMF के प्रोग्राम में गए तो IMF क्या चाहता है कि जो आपकी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसिप्लिन हो जाएं, वो ऑर्गेनाइज हो जाएं, वहाँ पे जो है पिलफरेज जो है उसको रोका जाए, वहाँ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उनका खात्मा हो। एक बात करें ना, IMF की वजह से ये महंगी हुई है बिजली या पिछली हुकूमतों के इकदामात की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से बिजली महंगी हुई है? एक पॉइंट पे खड़े हो। देखिए, ये जो हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, आपने चूंकि IMF का जिक्र किया तो इसलिए मुझे वो बताना पड़ा। ये जो IPPs के मुआहदे हुए शाजिया, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के जालमाना मुआहदे नहीं हुए थे। कभी भी किसी ने ये नहीं किया कि बिजली आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पैदा कर लें और साथ ये एग्रीमेंट कर लें कि हम उसको कंज्यूम करें ना करें, खरीदें ना खरीदें, हमें हर सूरत वो जो बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी पेमेंट्स करनी है। ये वो तमाम नून लीग के दौर में 13 रुपए का यूनिट था और आज जो इजाफा हुआ इसके बाद 16 रुपए का यूनिट हो जाएगा। फिर मैं आपको गर्दिशी कर्जों का बताऊं, नून लीग के जो गर्दिशी कर्जे छोड़ के गई थी 1126 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे छोड़ के गई थी। आज हमारा गर्दिशी कर्जा है 2306 अरब रुपए। कितना इजाफा हुआ इन 2.5 सालों में? 1180 अरब का आप लोगों की हुकूमत में गर्दिशी कर्जों का इजाफा हुआ है और जो इस माली साल के एंड में जो कहा जा रहा है हो जाएगा 2805 अरब रुपए। उमर अयूब साहब कह रहे थे कि ये दिसंबर 2020 जो भी गुजरा है इसमें तो हम इसको बहुत हद तक कम कर देंगे। कम क्या होना, ये तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा शाजिया, उसमें दो चीजें हैं जिसको आपने देखना है कि ये सर्कुलर डेट क्यों हुआ। पहली बात तो कि जो एग्रीमेंट्स हुए उसके अंदर कुछ टैरिफ डिटरमिन होते हैं और वो टैरिफ जो होते हैं वो आने वाली हुकूमतों पे पाबंदी होती है कि उन्होंने उस पर अमल करना होता है। और ये मरहलावार टैरिफ बढ़ाने के लिए जो इन्होंने किए हुए मायदे थे उसी के ऊपर बदकिस्मती से वो अमल दरामद करना हमारी कमिटमेंट्स हैं जो स्टेट किसी भी इंटरनेशनल मायदे में अपनी कमिटमेंट देती है। उसके अंदर एक ये था कि जो इस वक्त ये किए गए उस वक्त का डॉलर रेट और आज का डॉलर रेट जो है वो अल्टीमेटली जब उन IPPs को आप पेमेंट करते हैं और फिर ये 42% जो बिजली पैदा हो रही है वो फर्नेस ऑयल से हो रही है, जो इम्पोर्टेड ऑयल से हो रही है। अब जब इम्पोर्टेड ऑयल आप महंगा तेल डॉलरों में खरीद के पाकिस्तान लाते हैं और डॉलरों में पेमेंट करते हैं और जब वो रुपया कोई महंगी LNG भी बाहर की कंपनी महंगी देने पे भी तैयार नहीं है, ये हाल हो गया है। देखिए, नहीं शाजी, ऐसा नहीं है। जब आपने किसी भी चीज की, किसी घर की, किसी मुल्क की बुनियाद के अंदर जब बनाने वाली पॉलिसी जो है वो गलत रखेंगे, उसकी बेस जो है सबसे पहले जो है वो गलत होगी, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करते करते टाइम लगेगा। इन जो अभी तक जिस तरह के मुआहदे और जो कारस्तानियां ये करके गए हैं, अभी भी आधा हुकूमत ने वो बोझ उठाया अपने कंधों पे और आधा बोझ जो है वो अवाम पे पास ऑन किया है, क्योंकि हमें पता है कि अवाम में ज्यादा बोझ बर्दाश्त करने की मजीद 2.5 साल भी ऐसे ही चलेंगे। हम क्या करें कि अगर हम यही उज़र पेश करेंगे आगे भी 2.5 साल ऐसे नहीं चलेंगे। हम उसमें जब डिसिप्लिन लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब वो चोरी को रोकेंगे, जब हम वहाँ पे जो IPPs के मुआहदों की सस्ते दामों एनर्जी पे मुंतकिल करेंगे। और आपने देखा है कि 3 मुआहदे जो हैं
उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने असद उमर साहब की सुनी होगी, जिसके तहत जो है वो उन मायदे को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जहां हमें टैरिफ डिटर्मिनेशन में वो फिगर्स नीचे आएंगी, अल्टीमेटली बिजली एक भी तनकीद आप लोगों पे ये बड़ी होती है कि हुकूमत ऑपोजिशन का पीछा छोड़ के सस्ती बिजली फिर हम हुकूमत अगर ऑपोजिशन का पीछा छोड़ के इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे तो शायद ये जो इतनी महंगाई हो रही है, हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर तवज्जो दे तो ये ना हो। कभी ब्रॉडशीट का मामला उठाना शुरू हो जाते हैं, ब्रॉडशीट को पनामा से जोड़ना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आती हुकूमत ने ब्रॉडशीट से निकालना क्या है। हुकूमत को वो क्यों नज़र नहीं आता कि जो $1 अरब की डील करने जा रहे थे, आप उस निकलवाने के लिए नया मुआहदा करने जा रहे थे, आपके अपने लोग वहाँ पर रिश्वत जो है ना वो देने के लिए तैयार हो गए थे। तो अपनी चीज़ों को भी देखें, सिर्फ बजाय इसके कि अपोजिशन के पीछे पड़े रहे और आवाम जो है वो इस तरह दूसरी तरफ महंगाई में पिसते रहे। शाज़िया, पहली बात तो यह है कि ब्रॉडशीट वो तलह हकीकत है जिससे अवाम को आगाह करना ज़रूरी है और उन लोगों के चेहरों से नकाब हटाना ज़रूरी है जिन्होंने एक तरफ तो इस कौम का पैसा चोरी किया, कमीशंस ली, किकबैक्स ली, तो फिर उनको बैरून मुल्क पाक किया और फिर उसके बाद जब वो उनको वो अवार्ड हुए कि ये पेनल्टीज फिक्स हुई तो फिर हुकूमत में आके अदालतों के ज़रिए उन्होंने वो पैसे वापस लिए और आवाम को अल्टीमेटली इस किस्म के जो ब्रॉडशीट जैसे तल्ख वाक़यात और हकीकतें हैं उनका बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। उन चेहरों को जब तक आप अवाम के सामने नहीं लाएंगे, हकायक नहीं बताएंगे, 2.5 सालों से यही तो कर रहे हैं आप लोग, गुमराह करने वाले, 2.5 सालों से यही तो कर रहे हैं। एक ग्रुप इसलिए निकलवाया क्या है आपने इन लोगों से? साल साल जेलें भुगत के आ जाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। भी साथ साथ ये आपके वो निज़ाम की कमजोरियां हैं जिसका वो फायदा उठाते हैं और निज़ाम को ठीक कर रहे हैं। हम वो तमाम जो रिफॉर्म्स चाहिए उनको मुतारफ करा रहे हैं और 73 साल रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं आप। एक सवाल का जवाब साफ नहीं होता। एक सवाल का, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये पुलिस गर्दी के वाकयात आपके इल्म में भी होगा। फैसलाबाद में जो वाकया पेश आया है, पुलिस वालों ने एक लड़के की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, उसको रोकने का कहा, वो नहीं रुके, उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, वो लड़का जहां बहक हो गया। क्या ये पुलिस वालों की ट्रेनिंग नहीं है? इनको अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं? इनके साइकोलॉजिकली कोई मसले हैं? उसामा सत्ती का वाकया भी लोगों को भूला नहीं है जो इस्लामाबाद में हुआ। तो ये रिफॉर्म्स की बात करिए, जिन इदारों में रिफॉर्म्स करने की फौरी ज़रूरत है उनमें तो कर लें आप लोग। पुलिस को जितना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बदला, पंजाब में जिस तरह थाना और कचहरी का जो कल्चर था उसको बदला, और जिस तरह से पहली दफ़ा पंजाब पुलिस जो है वो सियासत से आज़ाद हुई और उन्होंने मेरिट पे काम करना शुरू किया, ये बदकिस्मत वाक़या है। इसकी इंक्वायरी वज़ीर आला ने तलब कर ली है और ज़िम्मेदारों को सज़ा दी, ना सिर्फ सज़ा दी जाएगी बल्कि इबरतनाक सज़ा दी जाएगी ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। दूसरी बात आपने कही कि इसको हमारी प्रायोरिटीज़ में देखिए, मकसद रिफॉर्म्स लाना और रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा जो माइंड सेट है उसको बदलना है। पुलिस की वर्दियां बदलने से पुलिस की सोच नहीं बदलेगी। सबसे पहले हमें पुलिस का रवैया बदलना है, माइंड सेट बदलना है और उन्हें अवाम के साथ पार्टनरशिप में लाना है। पुलिस को जो दहशत का निशान बना के जिस तरह से एक खौफनाक और हौलनाक इमेज बनाया गया पुलिस का, उससे निकल के हमें अवाम दोस्त और पब्लिक के मफाद के साथ जुड़ा जो पुलिस का किरदार है उसको जागर करना है और उसकी तरफ पेशरफ्त जारी है। उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो वाहिद जरिया जिससे तब्दीली मुमकिन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुआविन खुसूसी आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठाया। सख्त सिक्योरिटी में हलफ बर्दारी की तकरीब
अमरीकी कांग्रेस के लॉन में हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत नहीं की। हलफ उठाने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में जो बाइडन ने कहा कि ये अमरीका का दिन है, ये जमहूरियत का दिन है। आज हम एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक मकसद की कामयाबी मना रहे हैं। मैं अमरीकी आइन की ताकत पर यकीन रखता हूँ। अमरीकी कौम बहुत अजीम है, हमें बहुत कुछ दुरुस्त करना है, बहुत से ज़ख्मों पर मरहम रखना है। नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे का ख्वाब अब मज़ीद टाला नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि हमें तकसीम करने वाली ताकतें बहुत गहरी हैं और हकीकत रखती हैं। हमें सुर्ख, नीले, लिबरल और क़दामत पसंदों में खाना जंगी को अब ख़त्म करना होगा, तभी हमारा मुल्क मजबूत बनेगा, हमारी मैशियत मजबूत होगी। जो बाइडन ने इस अज़म का भी इजहार किया कि हम सफ़ेद फाम, इंतहा पसंदी, दाखिली दहशतगर्दी और कोरोना जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हम अपने इत्तेहादियों की एक बार फिर देखभाल करेंगे। जो बाइडन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो सब अमरीकियों के सदर हैं, वो पूरे अमरीका के सदर हैं। जो बाइडन की तकरीर का बुनियादी नुक्ता तकसीम शुदा अमरीकी मुआशरे को मुत्तहिद करना था। इसीलिए जो बाइडन ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही साबिक सदर ट्रंप के दौर के कई फैसले वापस लेने के अहकामात पर दस्तखत किए, जिनमें अमरीकी सदर ने बाज़ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी ख़त्म करने, नौजवान तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ देने, मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर को रोकने और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे को फिर से बहाल करने के बिल पर जो बाइडन ने कल दस्तखत किए। बज़ाहिर जो बाइडन के इब्तदाई इक़दामात जो हैं अमरीकी मुआशरे की तामीर नौ की एक नई बुनियाद रख रहे हैं, मगर ख़ारजी मुहाज पर जो बाइडन को यकीनन कई चैलेंजेस का सामना करना होगा। इन चैलेंजेस में सर फहरिस्त अफ़गान पीस प्रोसेस की कामयाबी, फिर ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली भी शामिल है। नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जो बाइडन मकबूजा बैतुल मक़दस को इजराइल का हिस्सा तस्लीम करने का जो ट्रंप का फ़ैसला है ये वापस नहीं लेंगे। पाकिस्तान की जानिब से बाइडन इंतज़ामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, मगर अहम सवाल ये है कि जो बाइडन के अमरीका का सदर बनने के पाकिस्तान और ख़ित्ते की जो सियासी सूरत हाल है इस पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे। फिर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत आलमी तनाज़ात का जो हल होगा, इसमें बाइडन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, बाइडन का क्या किरदार होगा। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि अमेरिका की चाइना से मुतालिक पॉलिसी जो है इसमें कोई बड़ी तब्दीली आएगी और फिर इस तब्दीली के CPEC पर क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। अनवर साहब, कहा जाता है कि सदर निक्सन के बाद जो बाइडन वो अमरीकी सदर हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बखूबी जानते भी हैं, इन्हें हिलाल पाकिस्तान भी इस एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट्स का पाकिस्तान के साथ एक माजी जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान की जंग से ही शुरू कर अगर बात हम कर लेते हैं तो हमेशा अब पाकिस्तान से डू मोर का ही मुतालबा किया जाता रहा है। अफ़गान जंग के बाद हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान से ही एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं कि पाकिस्तान ही और ज़्यादा करेगा। आपको लगता है कि डेमोक्रेट के पहले अदवार से बाइडन का जो दौर है ये 4 साला, ये कुछ मुख्तलिफ होगा पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं पूछूं? देखें, एक तो अहम बात जो है जो कौमों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से की जाती है और वो अब तो बिल्कुल क्लेशे लगती है लेकिन सही है, वो ये कि कौमों के दरमियान ताल्लुकात नहीं होते, सिर्फ मफादात होते हैं। हाँ। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि जो अब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मफादात में थोड़ी सी तब्दीली आई है। 2001 तब्दीली 2011 के बाद आई थी जब वो उसामा बिन लादेन वहाँ दरियाफ्त हुए थे एबटाबाद में, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर दोनों तरफ पाकिस्तान में भी बहुत तलखी पैदा हुई। पाकिस्तान ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर इस उनके इलाके में घुस के टारगेट किया गया उसामा बिन लादेन को, और अमेरिका ने इस बात को पसंद नहीं किया कि एक इतना बड़ा दहशतगर्द उनके खलीफ मुल्क में पाया जाए। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 18 साल में कोशिश करके देख लिया, और अफ़गानिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है, तो वो फ़ौजी हल नहीं तलाश कर सके। फिर अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि दूसरे ममालिक, ख़ास तौर पे इंडिया किसी तरह अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व हो, लेकिन इंडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इंडिया को इस बात को पता था कि अगर वो अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजता है तो फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिससे भारत कभी भी निकल नहीं सकेगा।
तो सब कुछ पूरी इस सिचुएशन से गुजरने के बाद अमरीकी इस नतीजे पे पहुंचे कि इस मसले को बातचीत के जरिए ही हल करना है। अब अगर बातचीत करनी है तो किससे करनी है? काबुल हुकूमत से तो वो बातचीत कर ही रहे हैं, बल्कि उनकी लाई हुई हुकूमत है, वो तो उनकी बातें भी मानती है। तो बातचीत उसी से करनी है जो आपका हरीफ है, हलीफ नहीं है। हरीफ कौन है? वो तालिबान है। तालिबान से बातचीत करने लेकिन बात यह है कि ट्रंप तो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला चाहते थे, लेकिन बाइडन की सोच इस हवाले से बड़ी मुख्तलिफ रही है और कहते भी रहे हैं कि ये बहुत जल्द जो इकदाम है अमरीकी अफवाज का इनखला, ये बड़ा गलत इकदाम होगा। अब डेमोक्रेट्स का एक माजी रहा है, इराक जंग देख लें, अफगानिस्तान जंग देख लें, ट्रंप ने एक हवाले से तो ये बात की कि उन्होंने अमरीका को एक नई जंग में नहीं धकेला। अब जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं अनवर इकबाल साहब, वो एक तरह से मस्बत जो है ना वो समत में आगे बढ़ भी रहे हैं। अफगान तालिबान के नायब सरबराह का मैं आज एक बयान पढ़ रही थी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। उन्होंने कहा, बाइडन इंतजामिया को एक तरह से खबरदार किया उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने फौजी वापस ना बुलाए फिर हम एक अहम फैसला करेंगे। इसका मतलब ये वो भी कहीं ना कहीं बाइडन की जो सोच है, कहीं ना कहीं उनमें खौफ है कि ये जो अमरीकी अफवाज का इनखला है कहीं रुक ना जाए। तो आपको लगता है कि इसमें भी एक रुकावट आ सकती है बाइडन के आने के बाद? देखिए, दो बातें जहन में रखें इसमें। पहली बात तो यह है कि एक नई हुकूमत आई है। हाँ। अब वो ये नहीं करेगी, और तालिबान को भी पता है, यानी अखबारात में बयान देना अलग बात है, कि वो ये नहीं करेगी कि हू बहू जो कुछ ट्रंप इंतजामिया ने किया है उसको मान ले और वहाँ से बात आगे बढ़ाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो पहले जानना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, खुद तालिबान से रब्ता करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। अव्वल तो एक होगी। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है, सबसे अहम बात यह है कि इनको भी, इनका आपने बयान देखें जो परसों बयान दिया इनके जो नए अभी तो कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा हैं टोनी ब्लिंकन ने, उन्होंने भी कहा कि ये जो ना ख़त्म होने वाली जंग है उनको ख़त्म करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा अपनी फ़ौज वहाँ नहीं रख सकते, हम विड्रॉ करेंगे वहाँ से। तो इनको भी पता है, क्योंकि ये अमेरिका में बहुत इंतहाई गैर मकबूल जंग है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों निकलना चाहते हैं, बल्कि डेमोक्रेट जो हैं कांग्रेस में वो रिपब्लिकन से ज़्यादा कीन है बाहर निकलने में। तो ये अगर बाइडेन इंतजामिया चाहे भी तो वहाँ हमेशा के लिए नहीं बैठ सकती। अलबत्ता वो अब चीज़ों को रीनेगोशिएट कर जब से बयान भी आएंगे, मगर इस सारी चीज में एक की बात जो होगी वो ये होगी कि सारे मुज़ाकरात में एक कलीदी किरदार होगा पाकिस्तान का, जिसको उन्होंने तस्लीम किया। और आप देखें उस बयान में उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने की मकासद जो कलीदी मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए पाकिस्तान की फौज से ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे। अगर हमने पाकिस्तान की फौज से ताल्लुकात बेहतर बनाए तो फिर वहां भी हमें ताउन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बाइडन इंतजामिया को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस जो किरदार जो है इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पूरे अमेरिका को है मेरा जी जी बिल्कुल पूरे अमेरिका को है, बिल्कुल सही। अच्छा, CPEC पर अमेरिका का एक खास स्टैंड रहा है, एक मौक़िफ़ रहा है, वो इसको कभी भी वेलकम नहीं करता, खुशाइन नहीं समझता इस प्रोजेक्ट को चाइना के हवाले से। अब जो बाइडन की जो नामजद वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन, उनका हालिया बयान में एक देख रही थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को अपना असल मद्दे मुकाबिल समझता है। तो ये समझा जाए कि CPEC के हवाले से ट्रंप की या बाइडन की कोई पॉलिसी नहीं है, ये अमेरिका की पॉलिसी है। वो चाइना को अपना हरीफ समझता है, चाइना को अपने मद्दे मुकाबिल समझता है और चाइना के साथ उन्होंने मुकाबला करना है। ये अमेरिका की पॉलिसी है और वो ऐसे ही चलेगी। CPEC जी, मैं आपसे एक सवाल करूं जी, अमेरिका का इस दुनिया में सुपर पावर के तौर पे अमेरिका का मद्दे मुकाबिल कौन है? चाइना। बस, तो फिर अमेरिकी गलत तो नहीं समझते ना? हाँ हाँ, कि उनका मद्दे मुकाबिल वही है और उसके हवाले से उन्होंने पॉलिसी बनाई है। और उस पॉलिसी में तब्दीली इंतजामिया के आने जाने से बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, छोटी मोटी तब्दीली होगी। मेरा ख्याल है कि उस तरह के जो सैंक्शंस लगाते थे ट्रंप, उस तरह के सैंक्शंस बाइडन नहीं लगाएंगे। बाइडन जो है तल्ख जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन चाइना जो है इस वक्त हरीफ बन चुका है और हरीफ रहेगा, और अमेरिका की कोशिश होगी कि चाइना को मजीद आगे बढ़ने से रोका जाए। और उसकी वजह से उनके जो करीबी ताल्लुकात हैं भारत के साथ वो उसी तरह रहेंगे। और जो इनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं क़ायम मुक़ाम, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें इस बात के फ़ख्र है कि चाहे इंतज़ामिया रिपब्लिकन हो कि डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो ओबामा हो कि ट्रंप हो, सब ने भारत से ताल्लुकात में इजाफा किया है और हम भी उसमें मजीद इजाफा करेंगे। और वो इसलिए उसमें उन्होंने ये भी बात वाज़ेह कर दी, वो इसलिए कि चाइना की वजह से हमारी जो तशवीश है उसमें भारत का एक अहम किरदार है। तो इस पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी।
सही। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ इंडिया के हवाले से, आपको भी ज़ाहिर है इस बात का पता है, अमेरिका की जो माजी की हुकूमतें हैं वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है ना वो बनाती आई हैं, अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के अमेरिका की माजी की हुकूमतों के साथ। लेकिन हमने देखा बाइडेन और कामला हैरिस कश्मीर पर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बड़ी इन्होंने बात की, मज़म्मती बयानात दिए, इवन के जो इंडिया में मुसलमानों के साथ वो मुसलमानों के हक़ में उन्होंने बात की। लेकिन इसका दूसरा एक्सपेक्ट जो ये समझा जा रहा है वो ये कि कामला हैरिस का बैकग्राउंड देखें, इंडिया से जुड़ा है, और कहा जा रहा है कि इस बार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इंडियन नजाद अमरीकी भी शामिल होने वाले हैं। तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है कि हम कश्मीर पॉलिसी की बात करें, कश्मीर पर इनके मौक़िफ़ की बात करें? देखिए, कामला हैरिस की हद तक बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उनका यानी उनकी वालदा का इंडियन होना उनके पॉलिसीज पे असरअंदाज नहीं होगा कि वो अमेरिका की नायब सदर है, इंडिया की नहीं है। बाकी जो काम में छोटी जो पोजीशन पे होंगे वो कई की ओहदों पे, उसमें एक बात आप जहन में रखें कि उन्होंने इंडियंस को जो लगाया है तो कश्मीर और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो दो बड़े अहम ओहदों पे जो दो खवातीन लगाई हैं वो दोनों मुसलमान हैं, दोनों का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, और एक जो है उनका पूरा बैकग्राउंड है कि वो मुसलसल ह्यूमन राइट्स इशू उठाती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया ह्यूमन राइट्स की इशू ज़रूर उठाएगी कश्मीर में, लेकिन जो कश्मीर में जो इंडिया की अपनी पॉलिसी है उसको चैलेंज नहीं करेगी, इंडिया से ये नहीं बिगाड़ेंगे। अलबत्ता ह्यूमन राइट्स इशूज़ पे आप इनके बयानात देखेंगे, उससे ज़्यादा आगे जाके इंडिया के साथ ताल्लुकात में कशीदगी नहीं पैदा होने देंगे। ये भी सही। एक आखिरी सवाल, बाइडेन एक ऐसे वक्त में अमेरिका के सदर बने अनवर इकबाल साहब जब कोविड जो है वो बड़े ज़ोरों पर है, एक आलमी वबा है ये, अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां अब तक 4 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ट्रंप पर बड़ी तनकीद होती रही है कोविड की पॉलिसीज़ के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, इक़दामात के हवाले से, और वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि उनकी हार में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ऐसे हालात में बाइडेन का सदारत के ओहदे पर आना कितना बड़ा चैलेंज है, जब कोविड है हर तरफ, इतना बड़ा पूरी दुनिया में एक चैलेंज है, इससे निपटना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अमेरिका में जो तबाही मची है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हिलाकतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हुई हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो गुज़श्ता इंतज़ामिया थी उसकी पॉलिसीज़ रही हैं। आपने देखा कि कल जाते हुए भी सदर ट्रंप ने मास्क नहीं पहना हुआ था, ना उनकी साहबजादी ने पहना था, ना उनके जो अहम ओहदेदारों ने पहना था, और क्राउड में भी बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो वो अब भी यही पैगाम देते हैं कि ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी वजह से मैं जिस जगह रहता हूँ, वाशिंगटन में की काउंटी, वाशिंगटन के करीब फैक्स काउंटी, वहाँ 2 एयरपोर्ट्स हैं और एक अरसे तक उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसकी वजह से एयरपोर्ट से लोग उतर के आते थे, उसी तरह अंदर आ जाते थे। नतीजा है कि हमारी काउंटी में हर तरफ कोविड-19 फैल गया है। लेकिन कल आपने देखा कि वो जो बाइडेन साहब की जो इनॉग्रेशन थी उसमें उन्होंने सामने जो नेशनल मॉल था वो वहाँ कांग्रेस से लेके लिंकन मेमोरियल तक कई मील का इलाका बनता, उसमें 2 लाख झंडे लगे हुए थे उन 4 लाख लोगों की याद में जो कोविड-19 में हलाक हुए हैं। फिर आपने देखे कि मिलिट्री की परेड हो या स्टेज हो, उसमें उन्होंने या वाइट हाउस में मुलाकातें हो, हर जगह उन्होंने सोशल डिस्टेंस भी कायम रखा और उन्होंने हर जगह अपना मास्क भी पहने। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इनको एहसास है कि जिस तरह ट्रंप की प्रेसिडेंसी का खात्मा कोविड-19 की वजह से हुआ है, इनका भी हो सकता है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे और फिर बाइडेन खुद इस पर बिलीव भी करते हैं। उन्होंने देखा पहला स्टेटमेंट उनका ये था और बहुत अक्लमंदाना स्टेटमेंट था मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि भाई ना मैं साइंसदान हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, उसमें मैं क्या फैसले कर सकता हूँ, मैं सारे इख्तियारात अपने साइंसदानों और डॉक्टर को देता हूँ और जो कुछ वो कहेंगे उस पर अमल करूँगा। फिर आपने देखा कि आज उन्होंने उनको डॉक्टर फॉची को भेज भी दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन कर लिया, उसमें शरीक भी हो रहे हैं, आज ही शरीक हो रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जिया वाशिंगटन से हमारे साथ थे अनवर इकबाल साहब। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत खुलकर दुनिया के सामने आ रही है।
इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, यूके की पार्लियामेंट हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की रिपोर्ट या फिर फिंसन की रिपोर्ट, भारतीय करतूत अया होने लगे हैं। EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात के बाद भारतीय सफ़ों में एक भगदड़ सी मच गई है। एक और भारतीय जाली फोरम बेनकाब हुआ है जिसके अहम ओहदेदार अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय ग्रुप श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी राय बदलने की कोशिशों के सिलसिले में जो जाली वेबसाइट और फोरम्स बनाए उनमें साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम भी शामिल था। ये फोरम 2011 में बना और एक अरसे से पाकिस्तान को हदफ बना रहा था। ये फोरम तनकीदी प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए लॉबिंग भी करता रहा है। डिसइंफो लैब के बेनकाब करने पर फोरम के तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफे देने वालों में अहम रुकन क्रिस्टन फेयर भी शामिल हैं। तारीख हमें ये बताती है कि पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगंडे का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। भारतीय टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के चैट स्कैंडल ने पुलवामा वाक़े की हकीकत से पर्दा उठाया है। अर्नब गोस्वामी स्कैंडल ने वाज़ेह किया है कि मोदी सरकार ने सिर्फ इलेक्शन जीतने की खातिर पुलवामा वाक़े में अपने ही 40 फौजियों को मरवाया। भारतीय अवाम को अब ये बात परेशान कर रही है कि किस तरह एक टीवी एंकर पुलवामा और बालाकोट हमले के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था और सिर्फ अपने चैनल की रेटिंग की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा करता रहा। ज़मीनी हकायक हमें ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में इसी नफरत की सियासत ने भारतीय फ़ौज में एक बेचैनी पैदा कर दी है और ये बेचैनी अब भारतीय फ़ौजियों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के नायब वज़ीर दिफा श्री पदनायक ने पार्लियामेंट में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बताया था कि 2019 में भारत में हर 3 दिन में एक फ़ौजी जवान खुदकुशी करता है। 2010 से 2019 के दरमियान तकरीबन 1100 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों ने खुदकुशी की। भारत के दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन खुदकुशियों की बुनियादी वजह कमज़ोर क़यादत, सीनियर ऑफिसर्स के नाजेबा रवैये, हकीकी ज़रूरत के बावजूद छुट्टी मंजूर करने से इनकार के अलावा शदीद ज़हनी दबाव इसकी वजह है। और अब मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामे की हकीकत मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारतीय फ़ौजियों में खौफ मज़ीद बढ़ गया है। सवाल ये है कि भारत अपने ही बनाए हुए जाल में क्या खुद फंस चुका है। सवाल ये भी अहम है कि क्या डिसइंफो लैब के इंकशाफात के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा मुहिम ख़त्म होगी। सवाल ये भी अहम है कि पाकिस्तान को भारतीय प्रोपेगंडे का जवाब देने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करना होंगे। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, जिस तरीके से पे दर पे इंकशाफात सामने आ रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के पुलवामा हमले का जो ड्रामा था वो चैट स्कैंडल में सब कुछ सामने आ गया है। फिर EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात के नतीजे में एक और जाली फोरम साउथ एशियन डेमोक्रेट के तमाम डायरेक्टर्स इसके बाद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आपको लगता है कि अब ये जो मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम है भारत इससे बाज आएगा? थैंक यू शादिया। देखिए, एक तो पहली लेट्स अप्रिशिएट कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2011 से और डिसइंफो लैब तकरीबन 15 साल तक ये जितने भी उनका प्रोग्राम था ये चलता रहा और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए और पाकिस्तान को डिसक्रेडिट करने के लिए उन दिनों में जब अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन एलाइड स्टेट था और हम उनकी बहुत मुआवनत कर रहे थे, उन दिनों में पाकिस्तान को डिसक्रेडिट करने के लिए ये सब कुछ लॉन्च किया। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर है और ये सैबोटाज और सबवर्जन के जुमरे में भी आता है। तो ये जो तमाम उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की थी, उन्होंने बड़े अरसे तक इसे चलाया और यकीनन हमें बहुत हद तक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा वर्ल्ड फोरम पर और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो इट इज गुड लक कि एक एक्सपोज हो गया उनका प्रोग्राम। क्या इसके बाद इनके मीडिया की जो खबरें होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, सच भी होगी? क्या कोई इस पर एतबार करेगा? अब यही बात यह है कि जब इनका ये पूरे का पूरा जो प्रोग्राम था ये अनर्थ हो गया है, तो अब उनकी वॉइस में, उनके प्रोग्राम्स में, उनके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आने वाली जो खबरें होंगी
उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान उठ गया है कि क्या हिंदुस्तान से आने वाली खबरें फिर उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। तो वो उनको सच बताने में भी अभी उनके ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं करेगा और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना ये दाग धोने के लिए। किन फोरम्स पर क्या करने की जरूरत है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान अपने तय इन चीजों को एक्सपोज कर सके और भारत को मजीद बेनकाब करे? शादिया देखिए, जो हमारा डिप्लोमेटिक मनूवर है और जो पिछले दिनों एक ISPR और फॉरेन ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने तमाम तर उस इंफॉर्मेशन से, उस इंटेलिजेंस जो हमने गैदर की थी उससे पर्दा उठाया और उसको एक डोसियर्स की शक्ल में हमने यूनाइटेड नेशन में जमा कराया, परमानेंट 5 को भेजा, अपने डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड जो हैं उनको उनकी कॉपियां भिजवाई ताकि दुनिया को हम आगाह कर सकें कि हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी में मुलविस है, चाहे वो कुलभूषण यादव का कंप्लीट नेटवर्क हो या 66 दहशत गर्दी की कैंप जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं वो हो, और जिस तरीके से उन्होंने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है और जिस तरीके से रॉ उसकी फंडिंग कर रही है, बिल्कुल। तो इस तमाम चीज को हमने एक्सपोज किया है जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत हद तक आ रहा है। जनरल साहब, जिस तरीके से खुदकुशी आम हो रही है, जो है ना फौजी वहाँ के तंग हैं, क्या आपको लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो 40 भारतीय फौजी मरे पुलवामा का जो ड्रामा रचाने की कोशिश की गई भारत ने, उससे अब बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं, तो क्या भारतीय फौज कमज़ोर हो रही है भारत के अपने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इनकी वजह से? यकीनन उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोरल तो पहले ही बहुत लो था। आप अगर हमें याद हो तो उड़ी में जो उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था उसमें भी कुछ फौजियों की हलाकतें हुई थी। फिर पठानकोट में जो किया उसमें भी हलाकतें हुई, हालांकि हमने उस वक्त जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाकर भेजी थी जिसको सीन ऑफ एक्सीडेंट तक या इंसिडेंट तक रसाई नहीं दी गई थी। और अब ये जो पुलवामा में हुआ इसमें तो 40 मावर्दी लोगों की हलाकत हुई, तो इससे यकीनन अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पर और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसका जो एक घनावना जौल बिछाया हुआ है उस आदमी ने, उस सारी चीज पर फौजियों को यकीनन तशवीश होगी और वो अपनी जिंदगी को एक खतरा महसूस कर रहे होंगे कि अब हमारे साथ नेक्स्ट टाइम कहां हमें किसी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भेंट चढ़ा दिया जाए। इसी तरह सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए, आपको याद हो है ना कि जब इलेक्शंस करीब आ रहे थे, फिर पुलवामा हो गया, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि ये भारत ने, मोदी ने सिर्फ जो है इलेक्शंस जीतने के लिए, अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए सारा जो है ना वो ड्रामा रचाया है। अब जब वहाँ की आवाम जान चुके हैं, वहाँ की पूरी मीडिया में ये चीज़ जो है ना वो बड़ी हाईलाइट हो गई है कि मोदी का ये ड्रामा था, आपको लगता है कि बीजेपी का जो मुस्तकबिल है, मोदी का जो मुस्तकबिल है, ये भी खतरे में पड़ सकता है आइंदा आने वाले इंतखाबात में? देखिए जी, ये अगर वो 8 साल लगा जाता है और इसी हठधर्मी पे कायम रहता है तो मुझे तो लगता है शायद उससे पहले ही हिंदुस्तान के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है वो मुझे होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटीज अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही हैं, आर्म फोर्सेस का मोरल लो है। और ये जो पुलवामा हुआ इसमें 40 आदमी की जान गई और एयर फोर्स का वकार गया। इंडियन एयर फोर्स के जिस तरीके से उस हमले में जग हसाई हुई, 2 जहाज गिरा दिए गए, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद शूट कर दिया, तो उनकी फोर्सेज की भी हजीमत हुई और 40 आदमियों की जान गई। तो ये एक बड़ा घिनौना खेल था। अगरचे नरेंद्र मोदी को जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था उसका उसने अचीव कर लिया और वोट उसने हासिल कर लिए, लोगों को मुतासिर कर लिया, और जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का एक नारा उसने लगाया था उसकी पजीराई हिंदुस्तान के अंदर तो हुई और वोट भी उन्होंने ले लिया। लेकिन अब जब वो जख्म ठंडे होंगे तो कौम पूरी ये देख रही है और महसूस कर रही है कि किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वो इंसानी जानों को उनकी भेंट चढ़ा सकते हैं। तो अब जो अदम तहफ्फुज का एहसास है माइनॉरिटीज में, उससे लगता ये है कि इंडिया एक और तकसीम की तरफ जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि सिखों की जब ये अभी मुतालबा उन्होंने किसानों ने किया तो उन्होंने फौरन इसको कह दिया कि ये खालिस्तानी आ गए हैं। तो उनको भी एहसास दिलाया कि आप तो सेपरेटिस्ट हैं, आपका तो मुतालबा ही जायज नहीं है। अब जो 80,000 सिख फौजी उनकी फौज में मौजूद है और तकरीबन 20 से 25 सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस में 25,000 आदमी मौजूद हैं,
तो वो लोग किस नजरिए से अपनी हुकूमत को देखेंगे कि सिखों को तो पहले ही सेपरेटिस्ट और खालिस्तानी तस्वर किया जा रहा है, अच्छा, तो उनकी लॉयल्टी किस लेवल पे खड़ी होगी अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, ये देखने वाली बात। अमेरिका में बाइडेन के आने के बाद, नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई हुकूमत आने के बाद खित्ते में आप कोई देख रहे हैं तब्दीली इस हवाले से कि जो भारत है वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, फिर पाकिस्तान पर जो है ना वो हमले और वो बॉर्डर्स की जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि नई इंतज़ामिया आने से भारत कुछ प्रेशराइज होगा या अमेरिका कोशिश करेगा कि खित्ते के हालात जो हैं वो नॉर्मल रहें? देखिए, इस वक्त तक तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने अंदरूनी हालात की वजह से बिल्कुल घिरे हुए और उनकी कल की स्पीच बिल्कुल फोकस थी उनकी इंटरनल जो एनवायरमेंट है उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने जो पहले बात कही थी ड्यूरिंग इलेक्शन और उससे पहले जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, तो उन्होंने उस वक्त ह्यूमन राइट्स के हक में बहुत आवाजें उठाई थी और अपने इलेक्टोरल कैंपेन में भी उन्होंने जिक्र किया अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंडिया कर रहा है कश्मीर के अंदर, अगर उसका नोटिस लिया गया उस क्लेम के तहत जो जो बाइडेन करते आए हैं, तो यकीनन हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा और फिर खित्ते में हालात के बदलने के और बिलखुसूस कश्मीरियों के ऊपर जो होने वाले मजालिम हैं उनमें कमी आने के इम्कानात हैं। हो सकता है वो कर्फ्यू और क्लैंप डाउन उन्हें उठाना पड़े, जो मीडिया जो इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट है उसको शायद उन्हें लिफ्ट करना पड़े और कश्मीरी कोई सुख का सांस ले सकें। अगर ऐसा ना हुआ तो ये एक बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से डिपार्चर होगा उन तमाम क्लेम से जो वो अभी तक करते आए। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बिल आखिर वफाकी हुकूमत ने एहतसाब के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की राह में हाइल एक बड़ी रुकावट को दूर करने का जो एक सिलसिला है उसको शुरू कर दिया। एहतसाब अदालतों की कमी की वजह से 1000 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 1200 मुकदमात गुज़श्ता 15 सालों से ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2020 के हुक्मनामे में वफाकी काबीना की मंजूरी से 1 महीने के अंदर 120 एहतसाब अदालतों के क़याम की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत क़ानून और इंसाफ को एहतसाब अदालतों के लिए जुडिशल अफसरान की तकर्रुरी और ज़रूरी बुनियादी ढांचे की तैयारी की भी हिदायत की थी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून और इंसाफ की सिफारिशात पर आमादगी ज़ाहिर करते हुए पहले मरहले में 30 एहतसाब अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी और तमाम अदालतों में काम के बोझ और माली रुकावटों को मद्देनज़र रखते हुए मरहलावार एहतसाब अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी गई। मगर वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने वज़ीर आज़म को आगाह किया है कि 30 एहतसाब अदालतों के क़याम के लिए वज़ारत के पास रकम दस्तयाब नहीं है। वफाकी हुकूमत ने 30 एहतसाब अदालतों के क़याम के लिए 40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना के सामने इंकशाफ किया है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा की इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2020 में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान को दर्जा 1 से दर्जा 2 वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सवाल यह है कि तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या है और पाकिस्तान पर इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि पहले वज़ारत क़ानून इंसाफ को फ़ंड्स का मसला था, फ़ंड्स की मंजूरी जब दे दी गई है तो 30 एहतसाब अदालतों के क़याम का जो वो सिलसिला एक शुरू करना है, यहाँ से शुरू होगा। 120 अदालतों का जो हुक्म दिया था एहतसाब अदालतों के क़याम का सुप्रीम कोर्ट ने, ये कितने मराहिल में 120 एहतसाब अदालतों का जो क़याम है ये मुमकिन हो पाएगा? शाजी, देखिए पाकिस्तान में गुज़श्ता 25 साल से एहतसाब का अमल एक फास्ट ट्रैक के अब हम देखें तो शुरू हुआ। बहुत से केसेस बने मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन नैब के क़याम के बाद नैब ने बहुत से मुकदमात की तहकीकात की, रेफरेंसेस फाइल हुए
और नैब के सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1269 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, चूँकि अदालतों की कमी है। और इंटरेस्टिंगली नैब कानून के मुताबिक कोई भी करप्शन का रेफरेंस हो, जब वो रेफरेंस दायर हो जाए तो 3 महीने में उसका फैसला आना लाजिम है। लेकिन हमारे यहाँ अदालतों की कमी है, जजेस की कमी है, मुतलका स्टाफ नहीं है। 15-15, 20-20 साल से मुकदमात पेंडिंग हैं, और जो मुकदमात पेंडिंग हैं उन करप्शन केसेस में जो रकम इन्वॉल्व है वो 1000 अरब रुपए के लगभग है। जबकि नैब ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर वो दावा करती है कि गुज़श्ता 3 सालों में 480 रुपए, और ओवरऑल जब से नैब का क़याम अमल में आया है तकरीबन 700 अरब रुपए वो कलेक्ट करके कौमी खजाने में जमा करवा चुका है। लेकिन इन केसेस को निपटाने के लिए जो मतलूबा अदालतें हमें चाहिए थी, उसके लिए वफाकी हुकूमत के पास जब फंड्स मांगे जाते हैं तो हाथ खड़े कर लिए जाते हैं कि रकम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया, जुलाई 2020 में है। वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि आप 1 माह के अंदर तकरीबन जो 120 अदालतों के क़याम से मुतल्लिक फैसला करें, तो अमल दरामद ना हो सका। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट मांगी, वफाकी हुकूमत एक्टिव हुई, बिल आखिर 120 की बजाय 30 नई अदालतों के कायम करने का फैसला हुआ। और उसके लिए फिर वही रोना रोया गया कि फंड्स नहीं है। किन किन शहरों में बना रहे हैं? ये मुख्तलिफ बड़े शहरों में होंगे, जिसमें बिलखुसूस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, यहाँ तरजीही बुनियादों के ऊपर मुल्तान भी उसमें शामिल है। इन अदालतों की तादाद में इजाफा किया जाएगा, और ये इस मकसद के लिए वजारत कानून ने हाथ खड़े किए कि पैसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो 700 अरब रुपए नैब कौमी खजाने में जमा करवा चुका है, और बिलखुसूस गुज़श्ता 3 सालों में 480 रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए, वो रकम कहाँ गई? अगर उस रकम में से एक मामूली सी रकम इस्तेमाल करते हुए 30 के साथ साथ अगर हम मतलूबा तादाद में अदालतें कायम कर लें, तो 1000 अरब रुपए के मजीद केसेस पेंडिंग है, उनकी रिकवरी हो सकती है। सबसे बढ़कर जो अवाम का एहतसाब के अमल पर एतमाद है, वो हमें बसा औकात कमजोर पड़ता दिखाई देता है कि केसेस डिसाइड नहीं होते। और इंटरेस्टिंगली वजारत कानून ने जब कहा कि इन 30 अदालतों के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मामला प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पहुंचा। कैबिनेट ने दोनों और ICC ने दोनों ने मंजूरी दी। 40 करोड़ रुपए 6 माह के लिए मंजूर किए गए हैं, जिसमें जजेस की तैनाती का अमल शुरू कर लिया गया है। फरवरी से अमला तैनात होगा। जनवरी 2021 से जून 2021 के दौरान 40 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। लेकिन उसके बाद फिर खामोशी है कि क्या मजीद अदालतें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक कायम होंगी, कब कायम होंगी, कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। मसला ये बताया जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं है, सही। अच्छा, ये अमरीकी महकमा खारजा के इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2020 में जो कहा गया है कि पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़ुली हुई है, इसकी क्या वजह है जो इंकशाफ किया वजारत दाखिला ने कैबिनेट के सामने? शायद पाकिस्तान में माजी में ह्यूमन स्मगलर बहुत एक्टिव रहे। बहुत से लोग खिलाफ कानून मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में पहुँचे, और बहुत से लोग यूरोप जाने की ख्वाहिश में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने अपनी जानों से भी हाथ गंवाए। इस मौके के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत से कवानीन सख्त किए गए, और पाकिस्तान ने भी 2018 में 2 कवानीन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूर किए। लेकिन उन कानून के ऊपर कवानीन पर अमल दरामद के लिए आज तक रूल्स तैयार नहीं किए गए थे। यही वजह है कि मौसर तरीके से इंसानी स्मगलिंग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिकी महकमे खारजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान का जो दर्जा था वो 1 दर्जा उसमें तनज़ली हुई है, और पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में रख लिया गया है। ये कहा गया कि पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जो मतलूबा इक़दाम होने चाहिए थे वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। अब बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ आलमी कवानीन हैं और जो बिलखुसूस FATF के साथ भी कहीं ना कहीं उनका लिंक होता है, उस मकसद के लिए वो कवानीन जो हम मंजूर कर चुके हैं 2 साल कब, लेकिन उन पर अमल दरामद के लिए हमने रूल्स नहीं बनाए थे। अब ये इंकशाफ हुआ जब वफाकी काबीना के सामने, तो अब नए रूल्स बना लिए गए हैं और उसके ऊपर अमल दरामद का सिलसिला अब शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।